वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, हमारा जो आज का पहला आर्टिकल आया है दैट इज अगेन रिलेटेड टू इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड है, जहां पर बांग्लादेश ने रिटन में बोल दिया है रिगार्डिंग एक्स्ट्राडिशन ऑफ पीएम शेख हसीना। ऑलराइट, बांग्लादेश की जो एक्स पीएम रही थी शेख हसीना, वो वहाँ से जब उनकी गवर्नमेंट के ऊपर चार्जेस लगे और स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ जो अभी इसी साल होकर हटा है, उसके दौरान वो वहाँ से फ्ली होकर इंडिया में आ गई थी और तब से उन्होंने इंडिया के अंदर असाइलम ले रखा है। नाउ इट इज़ बीइंग सेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने लिखा है दैट वी हैव रिसीव्ड अ नोट वर्बिल, मतलब हमें रिटन में वहाँ से कहा गया है कि आप शेख हसीना को वापस भेज दीजिए, बिकॉज शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे केसेस जो है वो कोर्ट के अंदर लाइन अप हो चुके हैं। राइट, रिगार्डिंग उनका जितना भी टेन्योर रहा है, नियरली 16 ईयर्स का जो उनका टेन्योर रहा है, उसके दौरान काफ़ी अलग अलग केसेस हैं। जैसे एक तो यही जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से रिलेटेड था, देन देर आर केसेस रिलेटेड टू किडनैपिंग एंड डेथ्स, और उसके बाद फिर पिलखाना किलिंग से रिलेटेड भी आपकी शेख हसीना के ऊपर जो है बहुत सारे जो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के ऊपर काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं। उसी के चलते उन्होंने इंडिया से कहा है कि आप इसको भेज दीजिए। एट प्रेजेंट इंडिया ने इसके ऊपर स्टे लिया है कि अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, बट ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी डॉक्मेटिक रिलेशंस हो गए हैं दोनों देशों के, इंडिया एंड बांग्लादेश के, जब से पीएम शेख हसीना का टर्न जो है वो अपसअप हुआ है। बिकॉज उसके बाद जो अभी वहाँ पर इस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, उनके साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं, एंड ऑनगोइंग जो कम्युनल टेंशंस हैं दोनों देशों के बीच में, उससे चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रेनफुल होते दिख रही हैं, है ना। तो अब इस बीच में इसके ऊपर इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करता है, बिकॉज पीएम शेख हसीना के साथ जब से इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं, और इंडिया और एज अ पर्सन अगर हम देखें तो वी हैड बीन वेरी मच ऑन अ सिक्योर साइड फॉर हर। राइट, इनके फादर को भी असाइलम दिया गया था भारत में पहले, ठीक है। तो अब इस चीज़ के नज़र रखते हुए कि भारत एज अ स्टेट इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाला है, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए जीएस पेपर 2 में जस्ट इसको अभी के लिए इसमें लिखने वाला है, सच कुछ नहीं है, बट येस इसको आप एक रिकवरी न्यूज़ के तौर पे लेके चलेंगे कि इसमें अब क्या स्टेज नया आता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी आ रही है दैट इज रिलेटेड टू बर्ड डोडो। इट इज़ अ बर्ड जो आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी थी ऑलमोस्ट 1681 में। आपकी जो ये बर्ड है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, एंड ये इसकी जो एक्सटिंक्शन है विद इन 80 ईयर्स ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर में, जैसे ही ये आई उसके 80 साल के अंदर अंदर ये जो बर्ड है ये एक्सटिंक्ट हो गई थी। आर्टिकल क्या कह रहा है, देखिए, कश्मीर आर्टिसन गिव विंग्स टू द डोडो। मतलब हुआ क्या है, आप पूरा मामला समझिए। आपके कश्मीरी आर्टिसंस ने पेपर मैशे मॉडल्स में आपकी क्या बनाई है, डोडो, इस तरीके की जो है डोडो बर्ड के मॉडल्स बनाने शुरू किए हैं। पेपर मैशे मतलब जब आप पेपर और ग्लू को यूज़ करके और फ्लोर वगैरह को यूज़ करके उस तरीके से एक टॉय टाइप बना देते हैं, मॉडल बना देते हैं, दैट इज़ नोन एज पेपर मैशे मॉडल। और उसके चलते ये जो आपकी बर्ड है ये यूरोप और फॉरेन कंट्रीज मॉरिशियस वगैरह में काफ़ी इस बार क्या हुई है, सेल आउट की गई है। और ये आर्टिजन्स कहाँ से हैं, कश्मीर से हैं। राइट, तो एक ऐसी बर्ड का फिर से पिक्चर पर आना जो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। इससे यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि ये जो बर्ड है इसके फ्लोरल प्रिंट सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा आपको ये एक बार नज़र डाल लेना इस चीज़ पे कि जो फ्लोरल प्रिंट्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं कि डिप्लीटिंग फॉरेस्ट कवर की वजह से ये एक्सटिंक्ट हुई है। वहाँ पर टच है, येलो टू दी हुक्ड टिप्स, स्टाउट लेग्स एंड डार्क ग्रीन टू दी रियर कर्ली फेदर्स। ये सारी डिटेल्स जो दी हुई हैं ये कई बार यूपीएससी अपने आर्ट एंड कल्चर वाला जो GS1 का पेपर है वहाँ पर, या फिर आप कह सकते हैं प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ सकता है, बिकॉज काफ़ी अलग सी न्यूज़ है जो निकल कर आ रही है। राइट, इस वजह से, ठीक है। तो इस तरीके की ये बर्ड दिखाई देती है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से। ये काफ़ी टाइम से कश्मीर के अंदर किस तरीके से आई वो बात अलग है, लेकिन आर्टिजन्स अभी पिछली 2 डेकेड से इसको बनाना शुरू किए हैं और इसने अब पीक पकड़ ली है, मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड हो गई है। राइट, तो आपके लिए डोडो बर्ड का आपको पता होना चाहिए IUCN स्टेटस जो है वो एक्सटिंक्ट है।
राइट। यू शुड नो द IUCN स्टेटस। जैसे अभी एक होता है लीस्ट कंसर्न, फिर आ जाता है नियरली थ्रेटेंड, फिर वल्नरेबल आ गया, फिर एंडेंजर्ड आ गया, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ गया, फिर एक्सटिंक्ट आ गया। एक्सटिंक्ट में भी दो, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, राइट। तो अगर एक्सटिंक्ट है मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में फिर भी है, राइट। सॉरी, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है मतलब वो वाइल्ड में खत्म हो चुका है लेकिन किसी प्रोटेक्शन यूनिट में वो अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अगर वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट है तो वो दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आपकी डोडो बर्ड है, राइट। उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ में आया है तो वो चीज़ एक बार आपको देख लेनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करें तो अगली जो हमारी न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम पेज नंबर दिस। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर बात की गई है आपकी कॉन्जुगल विजिट्स के बारे में। दिल्ली की जो जेल्स हैं वो रिवाइज करना चाहती हैं कि कॉन्जुगल विजिट्स को लेके किस तरीके के लॉज होने चाहिए, राइट। GS पेपर 2 से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जब इनिशिएटिव हुआ तो काफ़ी कुछ हॉल्ट आउट हो गया था। सॉरी, पाकिस्तान नहीं, पंजाब की जेल्स में। अब देखिए इसको समझते हैं, कॉन्जुगल विजिट्स किसे कहा गया है। यहाँ पर आपके आर्टिकल में ही दिया गया है, दीज आर रेफर टू दी प्राइवेट फैमिली विजिटिंग, राइट। अगर आपके जो अंदर जो कन्विक्ट है, अगर वो आपके किसी लीगल कोई लीगल पार्टनर है, आपके हस्बैंड हैं, आपके स्पाउस हैं, तो आप उनके साथ जाके प्राइवेट मीटिंग कर सकते हैं टू एस्टैब्लिश योर रिलेशंस एज वेल विद इन द प्रीमिसेस ऑफ प्रिजन। इस तरीके की जो विजिट्स होती हैं उनको कॉन्जुगल विजिट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आप इंटीमेट रिलेशंस बना सकते हैं। इस तरीके की अलाउंस हमारी हाई कोर्ट्स ने अलग अलग टाइम पे दी है। जैसे यहीं पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये चीज़ कही थी दैट इट इज़ वेरी मच द राइट ऑफ द पार्टनर कि आप अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाए, टू बियर द चाइल्ड। अगर आप इस तरीके की रिलेशंस बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोग पैरोल पे भी बाहर आते हैं। प्रॉब्लम ये है इस आर्टिकल में जो डिस्कस हुई है वो ये कि पंजाब ने भी इस तरीके की, लुधियाना जेल के अंदर ये स्टार्ट हुआ था फैमिली मुलाकात, ठीक है। देखिए परिवार मुलाकात के नाम से इनिशिएटिव शुरू हुआ था लेकिन चलने के कुछ दिन बाद ही इसको रोकना पड़ा। रीजन बीइंग क्योंकि जो विमेन आती है मिलने के लिए, इट इज बीइंग सेड कि उनको कंप्लीटली चेकआउट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए काफ़ी चीज़ें ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं जिसमें जो चीज़ें आपकी जेल्स के अंदर परमिसिबल नहीं है वो भी शायद लेकर वो एंटर हो जाए, राइट। तो इस वजह से इसको पूरा से होल्ड कर दिया है। और इंडिया की बात करें तो इस तरीके के एज सच कोई भी रूल्स नहीं है जो आपकी कॉन्जुगल विजिट्स को क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पूरी कंसर्न से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है, दैट इज जहां पर दिल्ली की जो जेल्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी जो नॉर्मल रेट विजिटर है वो बहुत ज़्यादा है और हाईली क्राउडेड जेल्स हैं आपकी, ऐसे में कॉन्जुगल विजिट्स के लिए पूरा का पूरा अपरेटस तैयार करना या पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट आउट करना वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वही चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं। नेक्स्ट एक आर्टिकल आया हुआ है, ये फिर से थ्रिसूर से रिलेटेड है। थ्रिसूरपुरम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी केरला के अंदर जो फेस्टिवल होता है उससे रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज़ आई है आज, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था रिगार्डिंग इट्स UPSC कंसर्न्स, जो भी इस कल्चरल इवेंट के बारे में हमने पूरी डिस्कशन कर ली है। राइट नाउ इट इज़ अ टॉम्ब। देखिए ये चीज़ें जो इस तरीके की होती हैं ये आपको एज सच कोई स्टोरी लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये किसी ब्रिटिशर की है जो अपनी वाइफ के साथ था, मुनार हिल्स के ऊपर वो घूमते थे एंड उसने अपना एपिटॉम बनाया है। बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको याद रखना है कि एक 130 ईयर ऑन की लेगेसी भी हमारे यहाँ कंटिन्यूड है मुनार हिल्स के अंदर, जो कहाँ सिचुएटेड है, इन योर केरला, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट की केरला के अंदर एक क्रिटेरियम है चर्च के अंदर जहां पर आपका ये टॉम्ब बना हुआ है जो एपिटम है लव स्टोरी का, ठीक है, एंड इट इज़ 130 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो UPSC कई बार घुमा के या फिर आप केस स्टडी के रूप में GS पेपर 1 में इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ आज की न्यूज़, तो अगली जो हमारी न्यूज़ आ रही है दैट इज़ फ्रॉम दिस पेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट विजिट पे जा रहे हैं आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दैट इज S जयशंकर, राइट। ही इज गोइंग फॉर अ 6-day विजिट टू USA, ऑलराइट। और ये तब हो रहा है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर स्टार्ट होने वाला है, मतलब ट्रांजिशनल फेज में है USA की पॉलिटिक्स इस टाइम, क्योंकि बहुत ही जल्द नियरली 20 जनवरी के आसपास से ट्रंप जो है अपने ऑफिस का चार्ज ले लेंगे,
ठीक है। तो उससे पहले अगर इंडिया की हाईएस्ट ऑफ द डिग्नेटरी विजिट कर रहे हैं, जिसके अंदर वो काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो ऐसा काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी विजिट के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को टच करके आने वाले हैं। इनफैक्ट जो ट्रांजिशन के अंदर जो आपके ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी 1-on-1 इंडिया के जो मिनिस्टर हैं वो उनके साथ मीटिंग करके आने वाले हैं। सी इंडिया एंड यूएस का रिलेशनशिप हैज़ ऑलवेज बीन द बिग बाउट, राइट। हमें देखना है कि जो मेजर हमारी पावर्स है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो रशिया है या वो चाइना है, हर किसी के साथ GS2 में जब आप अपने रिलेशंस पढ़ते हो तो वो मैटर करते हैं, ठीक है। एंड यूएसए के साथ फॉर श्योर हमारे इतने सारे डील्स और पैक्ट्स चल रहे हैं कि वहाँ पर हमारे रिलेशंस किस तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं, वो चीज़ हमें देखते रहना है, ठीक है जी। तो ये विजिट के अंदर भी यही चीज़ बताई गई है कि ट्रम्प ट्रांजिशन टीम के साथ भी मिलने वाले हैं। पहले भी यही किया गया था, जब पिछली बार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया था तब भी हमारे ऑफिशियल्स मिल के आए थे और उसके बाद मोदी जी विजिट करके आए थे। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ट्रम्प आपके जो है ऑफिस ले लेते हैं उसके बाद मोदी जी विजिट करने जाएंगे, राइट। बिकॉज जब भी आपके देश से कोई हाई डिग्नेटरी विजिट करने जाता है वो नेचुरली कन्वर्ट हो जाती है किसी न किसी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर। वहाँ पर MOUs साइन होते हैं जो आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप कह सकते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो पार्ट होता है उसके अंदर आता है ये आपके, ठीक है। और इसके अंदर बताया गया है दैट सी वी हैव 2 साइड्स डिस्कस्ड कोऑपरेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस कोऑपरेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है हमारे काफ़ी सारे डिस्कशंस होने वाले हैं, ठीक है। इसी के अंदर देखिए आपके यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ दी गई है। फॉर्मर SC हैं आपके S वेणु वी रामासुब्रमण्यम, जिनको आपके NHRC का क्या बना दिया गया है, चीफ बना दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो बॉडी है आपकी, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि ये बॉडी आपकी स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर थ्रू अ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन है, ठीक है। NHRC किस तरीके की बॉडी है वो आप मुझे बताएंगे। और इसको बनाने के लिए इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पर हमेशा से कहा जाता है कि कोई ना कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ही है जो इसका चीफ होना चाहिए। एक 6 मेंबर कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। GS पेपर 2 अपने पॉलिटी से इस पूरे सब्जेक्ट को, आज आर्टिकल को रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अंदर कौन कौन होगा जी, प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, राइट, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा होंगे, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ, ठीक है, एंड आपके होम मिनिस्टर होंगे। तो ये 6 लोगों की कमेटी होती है, ऑलराइट। PM इसको हेड ऑन करते हैं और उसके बाद एक नाम के ऊपर जस्टिफिकेशन आता है, फिर वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड होता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। इस बार कौन अपॉइंट हुए हैं, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें साथ के साथ आपके चाइल्ड राइट्स वाले भी यहाँ पर मेंबर भी बना दिए गए हैं, वो भी इस आर्टिकल में दिया हुआ है। आपको मुझे ये बताना है कि NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस तरीके की बॉडी है, ये आपको मुझे बताना है। दैट इज वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल और थ्रू एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है जी। समझ में आ गया काम क्या है NHRC का। देखिए ह्यूमन राइट से वायलेशन से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उसके अंदर NHRC अपनी तरफ से पक्ष रखता है और सिविल कोर्ट की डिग्री ये होल्ड ऑन करता है, ठीक है। तो जितने भी आपके जो भी जैसे मानव अधिकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, उनसे रिलेटेड जहाँ पर भी ग्रीप वायलेशंस दिखती हैं वहाँ पर NHRC जाके अपने आप उसको सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है। मोरओवर आप NHRC की मदद से कहीं भी किसी कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। क्लियर है जी बात। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्पेसिफिकली बनाई गई है। उसके बाद देखिए आज की जो न्यूज़ में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में न्यूज़ आई है दैट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला जो आर्टिकल हमारा निकल के आ रहा है दैट इज द डिपेंडेंस रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ये चीज़ बहुत बार डिस्कस हो चुकी है कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं नियरली 30 जो इंडिया इंपोर्ट करता है और इनमें से जो डाटा निकल कर आया है, देखिए यहाँ पर ये जो डाटा निकल कर आया है ये सीधा सीधा बता रहा है आपका कि किस मेटल को लेके हम ज़्यादातर, किस मिनरल को लेके ज़्यादा हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं और बाकी चीज़ें हम दूसरे देशों से मंगाते हैं,
ठीक है। तो ये चीज कुछ ना कुछ इस तरीके से रिलाई आउट कर रही है कि आपका जो चाइना है वो मेजरली इनकी माइनिंग वगैरह ओशंस वगैरह से ही करता है, जिसके अंदर इंडिया का भी समुद्रयान जो मिशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी जिस्ट पढ़ेंगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि डोमिनेंस जो है वो बियॉन्ड द रिजर्व्स है, रिफाइनिंग तक भी वो लोग पहुंच चुके हैं, और हमारे यहाँ रिजर्व्स की माइनिंग तक भी हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पर देखिए इन डेप्थ एग्जामिनेशन से पता लग रहा है कि हम 6 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जहां हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो 40% से भी ज्यादा है। समझ रहे हैं? तो देखिए ये कुछ इस तरीके से है कि आप इस चीज को कैसे यूज करेंगे। आर्टिकल तो आ गया, आर्टिकल तो छप गया न्यूज़पेपर में, अब आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे। आप इसको सीधा सीधा ऐसे याद करने नहीं बैठ जाएंगे कि सिलिकॉन कितना है, एल्यूमिनी कितना है, बिस्मथ कितना है। नो, दैट इज नॉट योर इंपॉर्टेंट स्टफ। योर इंपॉर्टेंट स्टफ इज कि आपके ये स्टैट्स कि कितने परसेंट, मतलब 6 ऐसे हैं जिसमें आप 40% से ज़्यादा हैं डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और उसके अंदर भी आप ये चीज़ ऐसे लिखेंगे कि इंटर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में जहाँ एक तरफ हमारा कॉम्पिटिटर बन के खड़ा है चाइना, जहाँ एक तरफ हम उसको काउंटर करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा रिलेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं। तो कल के चल के अगर हमारे रिलेशंस के बीच में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये डिपेंडेंसी जो है हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है, बिकॉज वो साथ ही अपने लिमिट स्ट्रोक को कट शॉर्ट कर देगा। समझ में आ रही है? तो दैट इज द थिंग जो आपको समझनी है यहाँ से जीएस पेपर 2 के लिए, कि आपकी जो ये डिपेंडेंसी होती है वो चीज आपको थोड़ी सी काउंटर आउट करनी चाहिए। राइट, वही चीज लिखी हुई हुई है कि आप क्या करें। वे फॉरवर्ड में काबिल जैसे जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर इंडिया भी अपने मिनरल एसेट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मोर ओवर साथ के साथ इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेके ये चीज कोशिश कर रहा है कि कहाँ से हम लोग एफिशिएंट माइनिंग के थ्रू हमारे क्रिटिकल मिनरल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चाहे वो आपके समुद्री एरिया के अंदर हो, रिजर्व्स हो, ठीक है, जिसे हम बोलते भी हैं इको सेंसिटिव जोन्स हो गए, या हमारा पूरा का पूरा जो कोस्ट लाइन के आसपास जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की अलाउ होती है 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, वो चीज़ हो गई। या फिर हमारा विद इन द लैंड एरिया जो हमारी परमिसिबिलिटी है, बिकॉज हमें पहले सर्वे करना है, फिर वहाँ से माइन करना है, फिर उसको रिफाइन करना है, तो हमारी प्रोसेस बहुत लंबी है एंड दे हैव एडवांस्ड देमसेल्फ, इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। अब तरीका ये है कि आप अपनी डिपेंडेंसी को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने आप को सेल्फ सस्टेन बनाइए पहले। राइट, वही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई है कि आपको बहुत ज़रूरत है खुद को सेल्फ सस्टेन बनाने की। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, दूसरा जो आर्टिकल आज के पेपर में आया है दैट इज रिलेटेड टू दी जो अभी के टाइम पे आपका फॉरेनर्स एक्ट लगा है, जिसके अंदर आपको प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम फिर से देखने को मिला है 3 स्टेट्स के अंदर, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के अंदर, जो पहले आपका होल्ड कर दिया गया था। देखिए ये चीज़ हम डिस्कस भी करके आ रहे हैं, इस हफ्ते काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में ज़्यादातर वही न्यूज़ आती है जो उस वीक में ज़्यादा प्रोमिनेंट रही है। ठीक है, तो एमएचए ने जब ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम फिर से लागू किया, हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि म्यांमार के अलोंग जो आपकी वायलेंस चल रही है बिटवीन द ट्राइब्स, देखिए इसके पीछे रीज़न बताया गया है कि आपकी क्यों ये चीज़ की गई। ये कुकीज़ो और आपकी जो बॉर्डर कुकीज़ो एक आपकी ट्राइब्स है, एंड मोर ओवर यहाँ पर एक और ट्राइब का नाम था दैट वाज रिलेटेड टू योर मीती और कुकीज़ों के बीच में, जो आपकी ट्राइब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, उसके चलते म्यांमार से यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है। नियरली जो स्टैट्स बता रहे हैं दैट इज़ ओवर 40,000। ठीक है, तो 40,000 के आसपास लोग जो है इंडिया के अंदर, हमारा जो 1643 किलोमीटर्स का एरिया है म्यांमार के साथ, सी हियर इट इज़ रिटन 1643 का टोटल बाउंड्री है हमारी म्यांमार के साथ, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी नेचुरल जो हमारे ट्राइब्स हैं उनकी कंजर्वेशन में हमें दिक्कत आ रही है, उनको प्रोटेक्शन में हमें प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से कहा गया है कि ये जो एक्ट है ये हमारा, इसकी पूरी हिस्ट्री दे रखी है एज सच इसके अंदर, कि ये जो ऑर्डर है ये 1958 से शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद इसको 1963 में अंडमान निकोबार ने भी अलाउ कर दिया था कि वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज बना दिए थे। आपके उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ऐसे काफ़ी सारी स्टेट्स जहाँ पर आपके एक्सटर्नल बाउंड्री शेयर होती है, वहाँ पर इस रिजीम को फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, अब
ये इनको रिलैक्स कर दिया गया था ताकि टूरिज्म प्रमोट हो सके, ताकि फॉरेनर्स इजीली आके यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाए, यहाँ पर देखें चीज़ें और हमें पैसा जनरेट हो। नाउ यहाँ पर ये देखिए डेट्स दी हुई हैं कि 30 दिसंबर 2010 से इसको रिलीज करना शुरू कर दिया था, मतलब हल्का कर दिया था, और 1-2 साल के लिए करते करते ये कंटिन्यूएशन में 2022 तक हुआ है, राइट। 2022 के अंदर ये 2027 तक रेगुलर कर दिया था कि इसको रिलीज ही रखेंगे, मतलब हम इसको हल्का ही रखेंगे, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। बट अभी 1-2 साल के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो दिक्कत खड़ी हो गई है, उसकी वजह से हमें प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम फिर से लाना पड़ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप पीएपी लेना चाहते हैं, दैट इज़ अगर आप एक चाह रहे हैं तो कहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमिट्स जो है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ले सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है आपके रेजिडेंट कमिश्नर के, देन होम कमिश्नर, या आप फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ले सकते हैं। अगर कोई भी फॉरनर इन स्टेट्स के अंदर आता है तो विदिन 24 आवर उन्हें आके रजिस्टर कराना पड़ेगा और अपना पर्पस ऑफ विजिट बताना पड़ेगा, एंड दे हैव टू एंटेल दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जिसके अंदर उन्हें ये अलाउ किया जाएगा कि आप जो है विजिट कर सकते हैं स्टेट में। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल उस चीज़ से रिलेटेड है कि आपके पर प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम को जो फिर से लागू कर दिया गया है 3 स्टेट्स के अंदर, वो कैसे फॉलो अप होता है, क्यों लाए हैं, कब वो एक्ट शुरू हुआ था, ये पूरा आर्टिकल उस चीज़ के लीग में बनाया गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको ध्यान से लिख के आप अपने नोट्स में एंटर कर सकते हैं फॉर श्योर, राइट। उसके बाद नया जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड स्विट्जरलैंड ट्रेड, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटाने की बात की जा रही है स्विट्जरलैंड की तरफ से ड्यू टू टैरिफ बैरियर्स, लेकिन उसके चलते कहा गया है कि जो आपका टेपा है दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो इंडिया और 4 EFTA नेशंस के बीच में, यूरोपियन फ्री ट्रेड नेशंस के बीच में, उसके ऊपर किसी तरीके की हैम्परिंग नहीं दिखेगी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन कौन से आपके कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कंट्रीज दी हैं, यहाँ पर है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इनके साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, जिसको क्या कहा गया है, यूरोपियन फ्री ट्रेड कंट्रीज हैं ये EFTA की, ठीक है। और इसके साथ आप टेपा कर रहे हैं दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये कहा जा रहा है स्विट्जरलैंड की तरफ से कि हालांकि FTA सिंगल यूनिट पे हम अभी नहीं देना चाह रहे हैं, उस स्टेटस को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन MFN का स्टेटस, सॉरी, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके चलते इस एग्रीमेंट पे एज सच कोई रोल नहीं पड़ेगा, किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं देखने वाला है। तो आपके लिए प्रीलिम्स में जो फैक्ट निकल के आएगा वो टेपा से रिलेटेड आएगा, कंट्रीज इन्वॉल्व आएगा, वो चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है, कि आपका ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाला है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ये आप अपने नोट्स में एक बार अच्छे से लिख लेना। आज ये न्यूज़पेपर से आया है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो अगला जो आर्टिकल आज न्यूज़पेपर से आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू अगेन न्यूज़ ऑफ योर बांग्लादेश की तरफ से एक न्यूज़ आई है, उनका प्रोजेक्ट है रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ते हैं तो आप शेख हसीना, उनके बेटे और उनकी नीस से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसके ऊपर उनके केसेस इन्वॉल्व हैं। ये प्रोजेक्ट है क्या, एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश के अंदर लगाया जा रहा है रशिया की तरफ से, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसमें नाम रशिया का है, बट चीज़ें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो शेल कंपनीज इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ अगेन बीइंग पहली ही न्यूज़ के साथ इसको रिलेट करके अगर आप देखते हैं तो इट इज़ सिंपल कि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे PM शेख हसीना से रिलेटेड बहुत इंटेरोगेशंस चल रही हैं, बहुत केसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जितने भी एग्रीमेंट्स कराए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स कराए हैं, हर एक प्रोजेक्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपकी ये एंटी ग्रेफ्ट पैनल बना है जो प्रोब करने वाला है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान क्या कुछ हुआ है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए चीज़ें दी हुई हैं कि एंटी करप्शन कमीशन ने कहा है कि बांग्लादेश की जो PM शेख हसीना है, उनके बेटे हैं और उनकी जो नीस है, वो $5 बिलियन ओवर प्राइज किया है उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को, और उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल उस चीज़ से रिलेटेड है, पहली न्यूज़ के साथ आपका कंकरेंट किया गया है ताकि आपकी
बन सके, एक कह सकते हैं कंटिन्यूटी बन सके, आप समझ सके कि क्यों शेख हसीना को काउंटर किया जा रहा है। ऑलराइट, सो इट हैज़ बीन अ फैशन कि जो करंट गवर्नमेंट होती है वो पिछली गवर्नमेंट के सारे कच्चे चिट्ठे खोलने की कोशिश करती है। पॉलिटिकल न्यूज़ से हटके इंडिया का स्टांस अगर आप देखें तो अभी के फिलहाल में नोट ए वर्बल के लिए, मतलब जो उन्होंने रिटर्न कंसेंट मांगा है, परमिशन मांगी है कि आप इन्हें वापस भेज दीजिए, ऐसा नहीं है पहले भारत ने ऐसा नहीं किया है, कर रखा है, लेकिन जो हाईली रेप्यूटेड क्रिमिनल्स होते थे उनको भेजा हुआ है। अब इनकी टर्म में हम क्या स्टेट लेने वाले हैं वो चीज़ अभी देखने लायक रहेगी, ठीक है। एंड इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में ये ऑल टुगेदर एक नया ट्विस्ट फॉर श्योर लेके आने वाली है चीज़, बिकॉज दीज आर वेव्स ऑफ टर्मोइल विच दीज टू नेशंस आर गोइंग एट प्रेजेंट, राइट। हमने अभी कुछ दिनों पहले नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ और अभी यूएसए की विजिट में, तो जीएस पेपर 2 से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली डे टू डे बेसिस पे न्यूज़पेपर में आ रही हैं, उसे क्लोजली मॉनिटर करते रहा कीजिए, राइट। एंड डोडो बर्ड आज के न्यूज़पेपर में बहुत दिनों के बाद आई है, एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उस पूरी पेपर मशीनरी जो आर्टिकल है वो उसकी डिटेल्स आप एक बार याद रख लीजिएगा, बिकॉज न्यूज़ में है, हाईलाइटेड है, तो यूपीएससी कैसे भी पूछ सकता है। क्लियर है जी? सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। एंड यस, क्वेश्चन फॉर टुडे, एनएचआरसी के बारे में आपको बताना है वेदर इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS।